तो अभी तक हमने एविडेंसेस की बात की, जो केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के सपोर्ट में हमने समझा कि क्या क्या एविडेंसेस है जहां से हम ये सपोर्टिव तौर पर केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट दे सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं केमिकल और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज की, खास तौर पर इन थ्योरीज को ले डाउन किया कुछ बड़े ही रिनाउंड साइंटिस्ट ने, और सबने अपनी अपनी एक प्रोपोजिशन रखी, सबने अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट डे की डाइवर्सिटी है, देखिए हमारे आसपास लाखों में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, चाहे आप किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट ने जब काम किया कि यार ये इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि जब लाइफ शुरू हुई तो वो बड़ी सिंपल थी। जैसे कि मैंने बहुत प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपके साथ बात की है कि जितनी भी इनिशियल लाइफ फॉर्म्स थी वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड थी, और उनके अंदर जो डाइवर्सिटी थी वो भी बहुत ज्यादा कम थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा जो लाइफ फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स होती गई, कॉम्प्लेक्स होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, उन्हीं कारणों के बारे में हम इन साइंटिस्ट की थ्योरीज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती गई, मतलब कि स्पीसीज के अंदर बहुत ज्यादा नंबर या टाइप जो है स्पीसीज का वो बढ़ता गया। अब ये जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज के अंदर हम डिफरेंट साइंटिस्ट के प्रोपोजिशंस की बात करने वाले हैं। तो मैं आप इन शॉर्ट आपको समझा दूं कि जो थ्योरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसमें कौन सी थ्योरी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी है लेमार्क की। अब लेमार्क जी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको आप लेमार्किज्म कहते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत हिंट होगा। जो जिराफ के बारे में कहानी शुरू होती है कि क्यों उसका जो नेक है और साथ में 4 लिम्स हैं वो क्यों समय के साथ बढ़े, तो उसमें कहीं ना कहीं लेमार्किज्म ने या लेमार्क जी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एक ओपिनियन रखी कि भाई ये कुछ कारण रहे होंगे कि जिराफ जो है वो वक्त के साथ इतना टॉल हो गया। और हमें ये भी साथ में समझना होगा कि जो थ्योरी प्रपोज की गई लेमार्क के द्वारा, क्या वो थ्योरी कहीं ना कहीं वैलिड थी या वायबल थी, या कहीं उसको भी क्रिटिसाइज किया गया बाय अदर साइंटिस्ट। तो वो सारी कहानी हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे लेमार्किज्म की, जो कि लेमार्क जी ने दी। सेकंड थ्योरी जो है वो, जो कि लेमार्किज्म से ज्यादा बेटर थ्योरी मानी जाती है, वो डार्विन जी ने दी। चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया और उनकी थ्योरी को हम कहते हैं डार्विनिज्म। मैंने होमोलॉजी के एग्जांपल में डार्विन फिंचेस की बात कही थी और कहा था कि ये एक तरह का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है जो कि डार्विन जी ने ऑब्जर्व किया जब वो एक गैलापागोस आइलैंड जैसा जिसका नाम था उसके ऊपर गए। उन्होंने वहां पे स्टडी किया कि ये जो फिंचेस हैं, जो ये बर्ड्स हैं, ये क्यों एक जगह पर रहकर डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई हैं, भले ही उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी आपस में उन फिंचेस के। तो डार्विनिज्म के बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का भी एग्जांपल रहता है, डार्विन फिंचेस जो हम कह रहे हैं, और साथ ही साथ में इसको आप एडेप्टिव वेरिएशन के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड थ्योरी जो होगी वो म्यूटेशन थ्योरी है, जो कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ह्यूगो डिवेरिस, उनके द्वारा प्रपोज की गई। और जो फोर्थ थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरी है एवोल्यूशन की। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से, लेमार्किज्म से। अब समझते हैं कि लेमार्क जी ने क्या प्रपोज किया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पहले समझने होंगे, मैं लिख दूंगा इन पॉइंट्स को यहाँ पर, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लेमार्क जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। देखिए लेमार्किज्म को एक और स्टेटमेंट से हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कोई एक कैरेक्टर पेरेंट से उनकी प्रोजेनी के अंदर इनहेरिट हो थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है, पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, और प्रोजेनी में वो पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। तो ये जो ट्रांसफर है कैरेक्टर्स का, इसे आपने इनहेरिटेंस का नाम दे दिया। ठीक है, अब एक्वायर्ड मतलब क्या हुआ, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपनी जिंदगी के दौरान हासिल किए, एक्वायर किए। तो
इस थ्योरी को, लेमार्किज्म को, हम इस स्टेटमेंट से भी डिफाइन कर देते हैं कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब इस थ्योरी में मैं थोड़ा सा लेमार्क जी के बारे में बता दूं। लेमार्क जी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, और उन्होंने जो ये थ्योरी प्रपोज की, एक बुक में प्रपोज की, जिस बुक का नाम था फिलोसफी ज़ोलक्यू। फिलोसफी ज़ोलक्यू। ठीक है, लेट मी इरेज। (1806) के आसपास, 1809 के आसपास इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। ठीक है, अब इस थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स क्या थे, क्या इस थ्योरी के पॉइंट्स थे, क्या ये थ्योरी हमें समझाना चाहती थी? देखिए, इसमें चार बातें जो हम बात करेंगे कि जो प्रपोजल था, जो प्रोपोजिशन थी लेमार्किज्म की, वो क्या थी। क्या जी, क्या लेमार्क हमें समझाना चाहते थे? लेमार्क ने सबसे पहली बात की कि अगर बॉडी का साइज ग्रो कर रहा है तो उसका कारण कुछ वाइटल फोर्सेस हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, कुछ अंदरूनी ताकतें हैं। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अटपटा लग सकता है, बट क्योंकि ये उस जमाने की बात है, 1809 की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस तरह से उसको प्रपोज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ इंटरनल वाइटल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी साइज को ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके, दूसरी कहानी कही कि एनवायरमेंट का इफेक्ट और नई जरूरतें। एंड न्यू नीड्स। एनवायरमेंट का असर और ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस एनवायरमेंट के असर के दरमियान नई जरूरत की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब नए कैरेक्टर्स या नए ऑर्गन्स या नए स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नया मॉडिफिकेशन या कहें एक नई मॉडिफाइड पार्ट को लाने में हेल्प करती है। अब यहां पे अगर देखें तो एक तरह से मैं कहूं इच्छा है, डिजायर्स है, किसकी? टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर। और खास ध्यान दीजिएगा यहां पे, इसे कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ डिजायर, जिसको आप एक स्पेशल वर्ड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है एपिटेंसी, मतलब इच्छा शक्ति। ठीक है, जो लेमार्क जी समझते थे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो रहा है या कोई नया स्ट्रक्चर अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो वो उसकी इच्छा थी। इच्छा क्यों थी? क्योंकि वो एनवायरनमेंट बदल रहा था, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो इच्छा जाहिर हुई, उस इच्छा को उसने अपने बॉडी के अंदर एक ऑर्गन के तौर पर एड ऑन कर लिया, जिससे उसे उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव करने में मदद मिली। तीसरी बात जो कही, वो बड़ी फेमस है, वो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, लेमार्क जी ने क्या कहा कि देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी अपने ही बॉडी के किसी ऑर्गन का कांस्टेंट यूज करता है, तो वो ऑर्गन जो है एक बेहतर डेवलप्ड ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन का यूज बहुत समय तक नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
तो वो ऑर्गन समय के साथ डिसयूज होने की वजह से कॉन्स्टेंटली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की कहानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट यूज है तो ऑर्गन बेटर डेवलप्ड होगा, और अगर कांस्टेंट डिसयूज है तो वही ऑर्गन एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो ऑर्गन वेस्टिजियल बन जाएगा। तो ये था उनका थर्ड पॉइंट जो प्रोपोजिशन में उन्होंने रखा। फोर्थ पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब देखिए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या कहता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये कहता है कि अगर कोई नया कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म ने एनवायरनमेंट के बदलने की वजह से अपनी बॉडी के अंदर इन सारी तरह के फैक्टर्स को या पैरामीटर्स को यूज कर कर ऐड किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, तो वो कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म का उसकी आने वाली पीढ़ी या जनरेशन या प्रोजेनी जो भी आप कहना चाहें उसके अंदर इनहेरिट होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, और जब उसके अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा कि समय के साथ धीरे धीरे उन कैरेक्टर्स के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और जब उन कैरेक्टर्स के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक नई स्पीसीज को बनाने का कारण बनेगा। ओके, तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट के तौर पर समझाने की कोशिश करूं तो उन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप इस चीज पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक्वायरमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स लिख लीजिए, ऑर्गन्स लिख लीजिए, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू वही अंदरूनी शक्तियां, वाइटल फोर्सेस, एनवायरमेंट इफेक्ट, यूज एंड डिसयूज ऑफ दैट ऑर्गन, तो ये सारी जो पैरामीटर्स हैं ये किसको रिजल्ट करेगी या किसका रिजल्टेंट होगा, एक नए ऑर्गन का रिजल्टेंट होगा। अब उस नए ऑर्गन को पेरेंट्स से ट्रांसफर किया जाएगा प्रोजेनी में। ठीक है, और समय के साथ क्या होगा, विद टाइम व्हाट विल हैपन, वेरिएशंस आती जाएंगी और वो आने वाली पीढ़ी में इकट्ठी होती जाएंगी। और देखते ही देखते वो वेरिएशन एक नई स्पीसीज को बनाने का कारण बन जाएंगे। मतलब कि आने वाली जो प्रोजेनीज है वो अपने पेरेंट्स से इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगी कि वो एक नई स्पीसीज कहलाना, हमें उनको ज्यादा बेहतर हमें मानना पड़ेगा कि भाई ये तो बिल्कुल भी डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट है अपने एंसेस्टर्स या अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स इन द सेंस कि मैं एक जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कई सारी जनरेशन तो जरूर
लगेंगी कि वो वेरिएशन इतनी ज्यादा हो जाए कि आप अगर अपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं तो 100th जनरेशन जो उसकी हो वो इतनी डिफरेंट हो अपने एंसेस्टर से कि आपको उसको नया स्पीसीज का नाम देना पड़ जाए। मतलब बहुत ही कम सिमिलैरिटीज हो, और जब सिमिलैरिटीज कम होती हैं और स्पीसीज की कुछ डेफिनेशन होती है जो इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पीसीज किसे कहा जाता है, क्यों हम दो अलग इंडिविजुअल्स को सेम स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर मेल फीमेल है, दो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज हैं बट एनाटॉमिकली बहुत डिफरेंसेस हैं, बायोकेमिस्ट्री भी हल्की फुल्की डिफरेंट है, बट फिर भी मेल और फीमेल ह्यूमंस के एक ही स्पीसीज में कंसीडर किए जाते हैं। तो स्पीसीज की कुछ डेफिनेशंस हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ती जाएंगी वो वेरिएशंस की वजह से इतना ज्यादा उनके कैरेक्टर्स में चेंज आएगा कि आने वाला समय जो होगा कई हजारों सालों बाद आपको लगेगा कि वो स्पीसीज ही डिफरेंट हो चुकी है, वो पहली जैसी रही नहीं, अपने एंसेस्टर जैसी दिखती ही नहीं है, तो अब इसको हम नई स्पीसीज का दर्जा दे देंगे। तो देखिए ये चार एक पॉइंट्स हैं जो कि लेमार्क जी ने अपने प्रपोजल में रखे कि भाई ये सारी चीजें जो है वो आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी अगर मेरी थ्योरी को समझना है। तो पहला, कुछ अंदरूनी शक्तियां जो कि ऑर्गेनिज्म को अपना साइज ग्रो करने में हेल्प करती हैं। दूसरा, एनवायरमेंट का इफेक्ट और नई इच्छा, नई जरूरतें। तो मतलब एक तरह की इच्छा प्रकट होना, पर इच्छा भी प्रकट कब होगी जब एनवायरमेंट के अंदर वो जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है पर्टिकुलर, उसे लगेगा कि मुझे इस करेक्टर की जरूरत थी ताकि मैं इस बदलते हुए एनवायरमेंट में अपने आप को बेहतर अडेप्ट कर सकूं। ठीक है, तो मतलब जिसको आपने मैंने कहा कि उसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर या एपिटेंसी भी कहते हैं। तीसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि किसी भी ऑर्गन का अगर निरंतर यूज होगा तो वो बेटर डेवलप्ड होगा, और जिसका नहीं होगा तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथा है आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब कि जो भी नए कैरेक्टर्स किसी पेरेंट ने, किसी ऑर्गेनिज्म में, मान लो एक ऑर्गेनिज्म आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स ने ना एक नया कैरेक्टर एक्वायर कर लिया। क्यों किया? क्योंकि जरूरत थी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, अगर उनको जिंदा रहना है। तो उस कैरेक्टर को बदलने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपने वाइटल फोर्सेस को भी अकॉर्डिंग टू लेमार्क इन्वॉल्व करवा दिया, एनवायरनमेंट के इफेक्ट को भी इन्वॉल्व करवा दिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करवा दिया। तो इन सारे पैरामीटर्स की वजह से जो नया कैरेक्टर या नया ऑर्गन बॉडी के अंदर ऐड हुआ है, वो नया ऑर्गन प्रोजेनी के अंदर इनहेरिट होगा उसकी इंफॉर्मेशन, और वो प्रोजेनी में भी दिखेगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि अगर ऐसे ही बदलाव, ऐसे ही वेरिएशंस, वेरिएशंस का मतलब होता है बदलाव, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज में होता गया, तो एक समय आएगा कि वो बदलाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई समानता नहीं रहेगी एंसेस्टर्स और प्रेजेंट स्पीसीज के अंदर, जिसका मतलब क्या होगा कि एक नई स्पीसीज का एवोल्यूशन हो गया, एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो गया। वो एंसेस्टर के साथ मैच कर ही नहीं रही है क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी वेरिएशंस की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो ये लेमार्किज्म का प्रपोजल था। बट देखो, ये प्रपोजल तो देखो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया, बट इसमें एक चीज का आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, अब इसमें हमने सबसे पहला जो उदाहरण सेट करना है, वो उदाहरण सेट करना है किसका? जिराफ का। ठीक है, अब जिराफ का उदाहरण सेट करने के लिए लेट मी गो टू दी स्लाइड। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, तो मैं इसी स्लाइड को रीयूज कर लूं। अब लेमार्किज्म ने कुछ एग्जाम्पल, लेमार्क के जो एग्जाम्पल है, उसमें पहला एग्जाम्पल आता है आपका जिराफ का। जिसमें समझाने की कोशिश क्या की गई है कि जो एलोंगेशन है, नेक
एंड फोर लिम्स ऑफ जिराफ, उसका कारण क्या? देखिए लेमार्क के अकॉर्डिंगली अगर आप समझेंगे तो लेमार्क जी ने एक सिंपल सी थ्योरी सेट कर दी कि भाई जिराफ लंबे क्यों हुए। तो लेमार्क जी ने कहा कि देखिए पॉपुलेशन में क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ी और पॉपुलेशन में कुछ बदलते हुए एनवायरनमेंट की वजह से जो रिसोर्सेज की डिमांड थी और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो डिमांड थी रिसोर्सेज की वो बढ़ गई, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हुए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। अब रिसोर्सेज जब लिमिटेड हुए तो अब जिराफ को एक इट्स अ हर्बीवोरस एनिमल, जिराफ को कहीं ना कहीं से अपने लिए खाना चाहिए था। अब खाने के लिए उन्होंने देखा कि ग्रासलैंड्स पे तो खाना कम हो रहा है, ठीक है, जो लैंड है या सरफेस है, तो खाना अब उनको ग्रीन लीव्स या ग्रीन तरह की जो भी वेजिटेशन है वो उन्हें कहाँ मिली, उन्हें पेड़ों पे मिली। अब पेड़ पे पहुंचना जिराफ के लिए मुश्किल था, तो लेमार्क जी कहते हैं कि जिराफ ने क्या किया, कंटिन्यूसली अपने आप को स्ट्रेच किया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया ताकि वो पेड़ों की लीव्स तक पहुंच जाए। और देखते ही देखते कई सारी प्रोजेनीज ने ये काम करने की कोशिश की होगी, खुद की बॉडी को स्ट्रेच किया होगा। एक जनरेशन आई, दूसरी जनरेशन आई, तीसरी जनरेशन आई, तो ये जो स्ट्रेचेबिलिटी थी, जो जिराफ को खुद को खींचने की, ये स्ट्रेच करने की जो ये एक मैं कहूँ कला थी, जिससे वो लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ के लीव्स तक पहुंच जाए, इसने उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन की शुरुआत कर दी, ऐसे चेंज की शुरुआत कर दी कि देखते ही देखते जिराफ की जो फोर लिम्स हैं, जो आगे के जो दो पैर हैं और जो नेक है और ओवरऑल उसकी बॉडी जो है वो टॉल हो गई, ठीक है, वो हाइट में बढ़ गया। तभी तो लेमार्क जी ने कहा कि भाई वाइटल फोर्सेस है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, इच्छा है एक नए ऑर्गन की, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है, और फिर उन ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज करने के बाद जो नया ऑर्गन बनता है उस ऑर्गन को इनहेरिट किया जाता है आने वाली प्रोजेनी में। तो यही काम लेमार्किज्म की थ्योरी कहती है, और मैंने इसको सिंपल शब्दों में आपको बताया कि इच्छा शक्ति थी, जिराफ की इच्छा थी कि मुझे लीव्स तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे सरफेस पे उतना खाना नहीं मिल रहा है, उतना वेजिटेशन नहीं मिल रहा है खाने के लिए, पेट भरने के लिए जितना मुझे चाहिए। तो ये खिंचाव जो बॉडी में जिराफ ने जनरेशन बाय जनरेशन एक आदत डाल दी, उसकी वजह से वो लंबा हो गया, ऐसा लेमार्क जी कहते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, लेमार्क जी ऐसा कहते थे कि जो एवोल्यूशन है वो जिराफ का, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो मैं वही कहूंगा, डिजायर, डिजायर हो गया, ठीक है, अगर मैं इसको रीजन के तौर पर लिखूं, एनवायरमेंट का इफेक्ट हो गया, वाइटल फोर्सेस हो गई, और फिर अल्टीमेटली जब वो ऑर्गन या जो करेक्टर जिराफ के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर आया, उस करेक्टर को इनहेरिट कर दिया आने वाली प्रोजेनी में। और देखते देखते हमें पता चला कि जिराफ के जो भी पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल होगा वो सब के सब लंबे हो गए, ऐसा लेमार्क जी कहते थे। ओके, दूसरा जो एग्जांपल है जो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंगली समझाया जाता है वो है वेब्ड टोज ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पे लेमार्क जी के अकॉर्डिंगली अगर इसको समझना है तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बर्ड्स नॉर्मली जो स्विम करती है, जैसे पेंगुइन वगैरह है, वो सब बर्ड्स हैं जो स्विम करती हैं, उनको किसकी जरूरत थी, स्विमिंग ऑर्गन्स की जरूरत थी, और उनके जो टोज थे वो कुछ इस तरह से थे। बट बाद में क्या हुआ कि उन स्विमिंग ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए उनके टोज के बीच में मेम्ब्रेन्स आ गई, जिसको आप बोलते हैं कि अब उनका जो फुट है वो वेब्ड हो गया, जो कि पानी को बहुत अच्छे से क्या कर सकता था, फ्लिप आउट कर सकता था, या पानी को बहुत अच्छे से डिस्प्लेस कर सकता था, और उनको कहीं ना कहीं स्विमिंग में बहुत ज्यादा मदद मिली। ऐसा ही डिसअपियरेंस ऑफ रेप्टाइल्स की बात की गई कि भाई रेप्टाइल्स जो आज के जमाने में हम देखते हैं, स्नेक्स वगैरह, उनके अंदर लिम्स क्यों नहीं है।
तो कारण फिर से यही रहा होगा लेमार्क जी के अकॉर्डिंगली कि क्या पता उनको लिम्स की जरूरत ना पड़ी हो, उन्होंने रेंगना क्रॉल करना ज्यादा बेहतर समझा इसके बजाय कि लिम्स के साथ वो मूव करें। तो अगेन डिसयूज ऑफ ऑर्गन ने क्या किया, लिम्स को रिमूव करवा दिया। ठीक है, और जो दूसरा एग्जांपल वो सेट करते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स का, फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करते हैं तो हम हमारे दिमाग में एक बर्ड आती है ऑस्ट्रिच। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रिच के जो एंसेस्टर्स थे दे यूज टू फ्लाई। ठीक है, अब बर्ड फ्लाई कर रही है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, पहला खाने की तलाश कर रही है, दूसरा प्रोटेक्शन। ठीक है, उसको किसी से डर है, अपने किसी प्रीडेटर से डर है, तो उससे भागने की कोशिश कर रही है, तो वो भागने के लिए फ्लाई करेगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे एंसेस्टर्स को पता चला कि यार हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह वेल प्रोटेक्टेड है, हमें किसी का कोई खतरा नहीं है, और दूसरा खाना भी भरपूर है, तो हम ये फालतू में उड़ान क्यों भरे। तो उन्होंने उड़ना धीरे धीरे बंद कर दिया, और जैसे ही उन्होंने उड़ना धीरे धीरे बंद कर दिया उनके विंग्स का जो यूज है वो एकदम से कहें जनरेशन टू जनरेशन बहुत कम हो गया, मतलब कांस्टेंट डिसयूज हुआ उनके विंग्स वाले ऑर्गन्स का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके विंग्स एक एक अब आज की डेट पे जो ऑस्ट्रिच जैसी बर्ड है, अगर उनकी विंग्स को देखें तो उनके विंग्स जो है उनकी बॉडी साइज के हिसाब से हमें नहीं लगता कि उनकी बॉडी वेट को उठाकर उड़ा सकेंगे या उड़ाने में हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि वो विंग्स अब वेल डेवलप्ड नहीं रहे हैं। ऑस्ट्रिच के केस की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा लेमार्क जी ने कहा कि कुछ इस तरह से रहा होगा कारण कि जो एंसेस्टर्स थे वो तो फ्लाई करते थे, बट क्योंकि वेल प्रोटेक्शन थी, वेल प्रोटेक्शन एंड आप साथ में कह सकते हैं एनफ फूड सप्लाई, मेक देयर विंग्स लेस डेवलप्ड, क्योंकि उनको उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखते देखते आज के दौर पर जो आप ऑस्ट्रिच देखते हैं वो उड़ नहीं सकती है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं लेमार्क के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा रहा होगा। तो लेमार्किज्म को समझाने के लिए मुझे लगता है कि शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई है कि लेमार्किज्म क्या कहते थे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंगली जो एवोल्यूशन है वो बड़े ही सिंपल थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, क्या है, एवोल्यूशन ऑफ हैड, ऐसा लेमार्क जी की स्टेटमेंट है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ had occurred बट उसके होने का कारण यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है। ठीक है, ये बात किसी हद तक तो मैं कहूं आपके साथ अगर तो ठीक है, बट ये एक फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है कि कुछ इस तरह का कारण रहा होगा, क्योंकि लेमार्क की थ्योरी को डिस्प्रूव किया, उसको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ चीजें थी जो लेमार्क जी समझा नहीं पाए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से वो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे वेजमैन, उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप ऐसा कहते हैं कि यूज एंड डिसयूज के आधार पर ही आज के दौर की स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूं कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लोगों को समझाने के लिए। उन्होंने लिया एक रैट लिया, रैट की टेल को उसकी 22 जनरेशन तक काटा, और फिर क्या होना चाहिए जब आप किसी रैट की टेल को 22 जनरेशन तक कंटिन्यूसली, जैसे पेरेंट्स ने प्रोजेनीज को पैदा किया वैसे उनकी प्रोजेनीज की टेल काट दी, उनकी प्रोजेनीज के आगे प्रोजेनीज आई उनकी टेल काट दी, उनकी रिमूव कर दी। तो देख अब होना क्या चाहिए था कि जो 23rd जनरेशन है वो टेल लेस होनी चाहिए, क्योंकि टेल को बार बार डिसयूज किया जा रहा है, और वो हम करवा रहे हैं, मतलब वेजमैन ने वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, बट उनको पता चला कि 23rd जो रैट की जनरेशन आई उसके अंदर वो टेल आ गई। तो यहां से तो ये लॉ या ये चीज डिस्प्रूव होगी कि भाई जो इसका कारण है वो डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन्स है।
ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन्स ही एवोल्यूशन का एकमात्र कारण रहा हो। इसी तरह से देखिए, अगर हम बात करें कि ईयर पेनिट्रेशन होती है खास तौर पे फीमेल्स की, ठीक है, बहुत ही बचपन में ईयर के लोब्स को उसमें होल किया जाता है, उसकी बोरिंग की जाती है ताकि वो ऑर्नामेंट्स पहने जा सके। बट ऐसा तो कभी नहीं होता है कि फिर हमें एक लगता है कि देखो ये जो प्रथा है, ये एक जो कल्चर का एक पार्ट है, वो बड़े ही हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो आज के डेट में तो ये होना चाहिए कि जो भी ह्यूमन बेबी गर्ल है, अगर वो पैदा हो रही है तो उसकी ईयर लोब्स में ऑलरेडी होल हो जाए, क्योंकि वो होल कई जनरेशन से हो रहा है, ठीक है। इवन नोज भी पियर्सिंग की जाती है, ईयर लोब्स की पियर्सिंग की जाती है, बट ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फंडामेंटल एग्जांपल्स हैं जो लेमार्किज्म को डिस्प्रूव क्रिटिसाइज कर वेजमैन ने यूज किए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ किसी ऑर्गन का यूज और डिसयूज ही इतनी ज्यादा एवोल्यूशन का कारण बन जाए या इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का कारण बन जाए। तो देखिए, फिर से मैं एक और यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल जरूर करूंगा जो मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था। वो शब्द का नाम है कंजक्चर्ड, जिसका मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट एविडेंसेस के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाल देना। तो ये भी थ्योरी एक तरह से आधी अधूरी थ्योरी है, ठीक है। आधी अधूरी थ्योरी मैं कहूं कि हाफ इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर एक कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई इस तरह से कुछ एवोल्यूशन रहा होगा। तो यहां पर आपके पास अगर खास तौर पे हम लेमार्किज्म की बात करें तो लेमार्किज्म को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो अब वेजमैन की बात, जैसे कि मैंने आपको वर्बली बताई, तो वेजमैन ने क्या किया, उन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो लेमार्किज्म का जो क्रिटिसिज्म था, उसका सबसे पहला जो मैं कहूँ कंट्रीब्यूशन जाता है उसको क्रिटिसाइज करने का, लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी या लेमार्क जी की जो प्रोपोजिशन थी, उसको क्रिटिसाइज किया वेजमैन ने, ठीक है। मैंने रैट वाला एक्सपेरिमेंट आपके साथ अभी डिस्कस किया है। तो वेजमैन जो है वो एक साइंटिस्ट हुए जिनकी थ्योरी को हम कहते हैं वेजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि जो लेमार्किज्म की थ्योरी है, लेमार्किज्म या लेमार्क जी की थ्योरी जो है, जो डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन्स के ऊपर बात करती है कि भाई वो एक कारण रहा होगा एवोल्यूशन का। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि 22nd जनरेशन तक रैट की टेल को रिमूव किया, या आप बोल दीजिए कट करता रहा, ठीक है। बट फिर भी क्या हुआ कि जो 23rd जनरेशन हुई, स्टिल 23rd जनरेशन किसकी, ऑफ रैट बॉर्न विद टेल, जिससे मैं यहाँ पे एक आराम से एक्सपेरिमेंटली लेमार्किज्म को या लेमार्क थ्योरी को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, उसको डिस्प्रूव कर सकता हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन का एडिशन, ठीक है, या फिर उसका रिमूवल, ऑर्गेनिज्म के उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कितना यूज या डिसयूज किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। और यही कारण बनता है, एक लंबी जनरेशन की बात करूं, एक एवोल्यूशन होने का या नई स्पीसीज के बनने का, तो ऐसा नहीं है। मैंने 22वीं पीढ़ी तक रैट की टेल को रिमूव किया, बट फिर भी 23वीं पीढ़ी जो उस 22वीं पीढ़ी की प्रोजनी की थी, बच्चे थे, उनके अंदर टेल आई। तो यहाँ पे तो ये चीज डिस्प्रूव हो गई। तभी तो वेजमैन को बड़ा ही फेमस माना जाता है क्योंकि उन्होंने लेमार्किज्म को क्रिटिसाइज किया। दूसरा, उन्होंने साथ में एक और एग्जांपल सेट किया, जैसे कि मैंने अभी आपको वर्बली बताया कि जो इंडियन फीमेल्स के अंदर या वुमेन्स में कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोरिंग की जाती है या कहीं पियर्सिंग की जाती है, नोज में,
या फिर ईयर लोब्स में, उसका क्या होना चाहिए रिजल्टेंट, कि फीमेल गर्ल जब पैदा हो, तो क्योंकि ये चीजें हजारों सालों से चलती आ रही है, ठीक है, इंडियन कल्चर का एक ये हिस्सा है, तो फीमेल गर्ल जब भी पैदा होगी तो उसका ऑलरेडी नोज में पियर्सिंग होगी, होल होगा, और कानों में होल होगा, तो ऑर्नामेंट्स को पहनने के लिए, बट वैसा तो नहीं होता है, तो ये भी तो एक कारण है, ठीक है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम ये सेट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं लमार्किज्म की थ्योरी को या लमार्किज्म को, ठीक है। बट एट लास्ट अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी जाए, मतलब खासतौर पे मैं वेजमैन की बात करूंगा, तो वेजमैन ने क्या किया, वेजमैन ने दो चीजों के बारे में बात की। क्या बोला, इन्होंने कहा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अकॉर्डिंग टू हिम देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कौन कौन से भैया, एक होता है जर्म प्लाज्म और दूसरा होता है आपके पास सोमेटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो जर्म प्लाज्म के अंदर अगर कोई बदलाव आता है, इन केस कोई भी वेरिएशन अगर जर्म प्लाज्म में है उस सेल के, तो वो वेरिएशन 100% क्या होगी, इनहेरिटेड होगी। और अगर वेरिएशन सोमेटोप्लाज्म में आती है तो वो इनहेरिट, मतलब कि पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर नहीं होने वाली, ठीक है। उन्होंने ये दो तरह के प्लाज्म का कंसेप्ट दिया वेजमैन ने, ठीक है। और साथ में एक स्टेटमेंट को मैं यहां पे जरूर कहूंगा, जिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं न्यू लेमार्किज्म, मतलब कि जो नई थ्योरी थी लेमार्किज्म की, वो क्या थी, ये थ्योरी क्या कहती है कि एनवायरमेंट में जो चेंज है वो कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस लेके आता है सोमेटोप्लाज्म में, और ये जो चेंजेस हैं सोमेटोप्लाज्म से इनकेस ट्रांसफर होते हैं जर्म प्लाज्म में या जर्म प्लाज्म को इफेक्ट करते हैं, तो ही ऐसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पेरेंट से उनकी आने वाली पीढ़ी या प्रोजेनी के अंदर जाते हैं। तो न्यू लेमार्किज्म को मैं अगर स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे डिफाइन करूं तो ये क्या कहना चाहता है कि एनवायरमेंट के अंदर जो चेंज है, change in environment does what, वो क्या करता है, it creates physical and chemical change। किसमें, सोमेटोप्लाज्म में। और ये जो सोमेटोप्लाज्म है ये किसको इफेक्ट करता है, उस सेल के या उस ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्म को इफेक्ट करता है। और उस इफेक्ट से क्या होता है, क्योंकि जर्म प्लाज्म अफेक्टेड हो गया ना, और वेजमैन ने क्या कहा कि जर्म प्लाज्म में अगर कोई वेरिएशन है तो ही वो पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो इस चेंज की वजह से क्या हुआ, ऐसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ही इनहेरिट हो सकते हैं, कैन
इनहेरिटेड और कैन बी इनहेरिटेड। हमें यहाँ पे कोई ग्रामेटिकली चीजों को समझने की कोशिश नहीं करनी है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू हैव द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्टेटमेंट की स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो न्यू लेमार्किज्म क्या कहते हैं, ये जो लेमार्किज्म को हमने मॉडिफाई किया, इसका डिफरेंसेस भी मैंने आगे स्लाइड में बनाए हुए, ठीक है। तो न्यू लेमार्किज्म कहता है कि जो भी चेंज है एनवायरमेंट में वो फिजिकल और केमिकल चेंज लेके आता है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म ने कोई नया कैरेक्टर अपनी बॉडी में ऐड ऑन कर लिया होगा, कहने का मतलब ये है। और उस कैरेक्टर ने जो नया ऐड हुआ है डेफिनेटली वो उसका भी सोमैटोप्लाज्म का हिस्सा रहा होगा। तो जैसे उस कैरेक्टर को उसने बॉडी में ऐड किया, और यहाँ पे स्टेटमेंट को हमने लिखा कि इट क्रिएट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन सोमैटोप्लाज्म, उस कैरेक्टर के आने की वजह से कुछ इफेक्ट हुआ होगा किस पे, जर्म प्लाज्म पे। और हमें पता है कि जर्म प्लाज्म में अगर कोई बदलाव आता है, कोई वेरिएशन आती है, तो ही वो इनहेरिट हो सकती थी। अगर ये सिर्फ यहां तक सीमित रहता, सोमैटोप्लाज्म तक सीमित रहता, तो कभी भी यहाँ पर इनहेरिटेंस वाला शब्द या इनहेरिटेड वाला कहानी हम छेड़ते ही नहीं, करते ही नहीं। बट क्योंकि अब जर्म प्लाज्म तक बात पहुंच गई है, तो डेफिनेटली जब जर्म प्लाज्म के अंदर बदलाव आ गया है, तो क्या हुआ कि उस एक्वायर्ड कैरेक्टर को वो पेरेंट्स जो है वो अपनी प्रोजनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये न्यू लेमार्किज्म, न्यू मतलब कि जो लेमार्किज्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किए हैं। ये डिफरेंसेस खास तौर पे लेमार्किज्म को लेकर और न्यू लेमार्किज्म को लेकर बताए गए हैं कि लेमार्किज्म जो बेसिक थ्योरी है वो क्या कहती है, और न्यू लेमार्किज्म में क्या मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे लेके आए। तो लेमार्किज्म ओरिजिनल थ्योरी है, ये आपकी मॉडिफाइड है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लेमार्किज्म कहते हैं कि सिर्फ जो स्ट्रेस है वाइटल फोर्सेस पे या एपिटेंसी पे या यूज एंड डिसयूज पे ही, मतलब ये थ्योरी स्ट्रेस देती है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बदलाव लाने में, एवोल्यूशन लाने में अपना रोल प्ले करती है। बट न्यू लेमार्किज्म जो है इन सारे फैक्टर्स को ज्यादा अहमियत नहीं देती, इंपॉर्टेंस नहीं देती। तीसरा पॉइंट क्या है कि एनवायरमेंट के अंदर जो बदलाव है लेमार्किज्म के अकॉर्डिंगली वो कॉन्शियस रिएक्शन लेके आता है। मतलब कि एनवायरमेंट में जो बदलाव है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को लगेगा कि भाई मुझे इस ऑर्गन की जरूरत है, तो मुझे ये वाला ऑर्गन डेवलप करवा लेना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। जैसे मैंने आपको जिराफ की बात की कि भाई घास खत्म हुआ सरफेस पे, तो लगा कि भाई पेड़ पे पत्ते हैं तो वहां पे पहुंच कर अपना पेट भर लिया जाए। तो उनको ये डिजायर हुई, अंदर से इच्छा हुई कि मुझे लंबा होना है, मुझे लंबा होना है और लीव्स तक पहुंचना है ताकि मैं अपना पेट भर सकूं और इस धरती पर जिंदा रह सकूं। तो वो डिजायर है, वो लेमार्किज्म कहते हैं। बट अगर हम न्यू लेमार्किज्म की बात करें तो न्यू लेमार्किज्म क्या कहता है कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ चेंज एनवायरमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म, की एनवायरमेंट का इफेक्ट डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑर्गेनिज्म की इच्छा के अनुसार ऑर्गेनिज्म खुद को नहीं बदलता, बल्कि एनवायरमेंट का जो इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे हो रहा है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बदलाव देखने को मिलते हैं। भाई यहाँ पे देखिए पूरी थ्योरी को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो भी हम डार्विनिज्म वाले केस में पढ़ेंगे और फिर आपस में कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली ये जो चेंज है या स्पीसीज के अंदर जो एवोल्यूशन है इसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या कहता है खासतौर पर लेमार्किज्म के अकॉर्डिंगली कि जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर होते हैं उन्हें नेक्स्ट जनरेशन को पास किया जाता है। बट न्यू लेमार्किज्म क्या कहता है कि जो भी मॉडिफिकेशन हुई है कैरेक्टर्स के अंदर, सॉरी यहाँ पे एस लिख दिया मैंने, जो भी मॉडिफिकेशन हुई है कैरेक्टर्स के अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन पे तभी पास होगी अगर वो मॉडिफिकेशन जर्म सेल्स का हिस्सा बने, या कहें वो मॉडिफिकेशन अगर जर्म प्लाज्म में हो रही है तो ही वो इनहेरिटेड हो सकती है एक पेरेंट से दूसरे आने वाली पीढ़ी में, या कहें आने वाली प्रोजेनी के अंदर। अदरवाइज वो अगर वेरिएशन सिर्फ सोमैटोप्लाज्म तक निर्धारित है, जैसे वेजमैन ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म दो चीजों में बांट दिया गया, सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म, तो जर्म प्लाज्म वो होता है जहां पे अगर कोई वेरिएशन हुई तो इनहेरिट होगा, और प्रोटोप्लाज्म सोमैटोप्लाज्म वो होता है जो वेरिएशन अगर हुई उस पर तो वो आगे इनहेरिट के ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये न्यू मॉडिफिकेशन है, मतलब न्यू लेमार्किज्म की जो मॉडिफिकेशन हुई लेमार्किज्म वाली थ्योरी की, उसने कहा कि देखिए मॉडिफिकेशन जो भी कैरेक्टर्स में हुई है वो इनहेरिट तो होगी, बट वो तभी होगी अगर वो मॉडिफिकेशन ने जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि देखिए जर्म सेल्स और सेल्स जो कि कहीं ना कहीं नई प्रोजेनीज को लाने में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं तो जर्म सेल्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, और सबको फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन गैमेट्स के थ्रू ही होती है जो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं,
ठीक है, वो खास, चलो खैर वो एक अलग चैप्टर का पार्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना पर्पस आपका सॉल्व हो गया कि भाई हाँ जी, लेमार्किज्म और न्यू लेमार्किज्म में क्या फर्क था। अब नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं डार्विनिज्म, और वो भी बड़ी फेमस थ्योरी है।